हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल उद्यन एडुका। दोस्तों, आज का टॉपिक है द सोल्जर। ये आपके रेनबो क्लास 12 BSCB के पोइट्री सेक्शन से है। हम लोग खूब डिटेल में इसे पढ़ेंगे। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, मतलब इस कविता का शीर्षक हुआ सैनिक। चलिए पहले देखते हैं। इसे लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, और ये आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है यही हैं हमारे पोएट जिन्होंने द सोल्जर लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अबाउट पोएट, मतलब कवि के बारे में थोड़ा सा डिटेल। ये हमारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ दिखता होगा। इसके अलावा अदर चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। Rupert Brooke was born in a well-to-do academic family. रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार में होता है। और कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1887 को और इनकी मृत्यु होती है 1915 को। मतलब जन्म 1887 में, मृत्यु 1915 में हुआ था। थोड़ा सा बता दूं इस पोइट के बारे में कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो एक सैनिक भी थे। वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध करा था और इसीलिए इन्हें वार पोइट कहा जाता है। ऐसे कवि जिन्होंने युद्ध के वर्णन को लिखा है, युद्ध की बातों को लिखा है, उस पर कविता किया है और उसमें से कुछ खुद सोल्जर भी रहे, उन्हें वार पोइट कहा गया है। तो ये एक वार पोइट थे और खुद इन्होंने युद्ध में लड़ाई भी किया था। His father was a headmaster at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. अब वीडियो छोटा हो इसके लिए मैं तेजी में मीनिंग बता रहा हूँ हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का आप ध्यान दीजिएगा। उनके पिता HM थे, हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के, और यहीं से उन्होंने आगे की पढ़ाई करी। जबकि इन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज नहीं चले गए। कैम्ब्रिज के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी फेमस है। तो कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए गए थे। उससे पहले इन्होंने अपने पिता के ही स्कूल रग्बी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी थी। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. तो W.B. येट्स एक बहुत फेमस लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं, आप जानते होंगे। W.B. येट्स इनका जो रचना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हें क्या कहा? इनको एक नाम दिया, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का सबसे सुंदर यंग आदमी। मतलब इंग्लैंड में जो व्यक्ति है उसमें सबसे ज़्यादा इन्हें सुंदर की संज्ञा दी गई इन्हें W.B. येट्स द्वारा। तो ये काफ़ी सुंदर भी थे, ये योद्धा थे, सोल्जर थे, और इन्होंने युद्ध पे काफ़ी कविता लिखी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, उसमें ये शामिल भी हुए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसे कहा जाता है, या फिर ये लाइन इसे किसने कहा? तो W.B. येट्स ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. तो इन्होंने एक कैरेक्टर को भी गढ़ा था, सिंबॉलिक रोल एक गढ़ा था, जो कि एक मिथ था, झूठी कहानी थी, और वो एक बहुत यंग और ब्यूटीफुल वॉरियर था, और उसको इन्होंने गढ़ा है अपने रचनाओं में। मतलब कि इन्होंने एक सिंबॉलिक रोल को अपने क्रिएशन में, अपने वर्क्स में लिया है। नेक्स्ट है, ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915, मतलब 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। ऑफ द आइलैंड ऑफ लैमनॉस आइलैंड पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इन द एगियन ऑन हिज वे टू अ बैटल ऑफ गावीपोली, गावीपोली की जो लड़ाई थी वहीं पे जा रहे थे इनके पूरे ट्रूप्स, और उसी के दौरान रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई थी लेमन्स आइलैंड पे। ठीक है, तो ये एक ऐसे कवि थे जिनके युद्ध के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार में मृत्यु हो गई थी। Group is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War. तो ब्रूक को ऐसे कवि के रूप में याद किया जाता है, और खास करके वार पोएट के रूप में याद किया जाता है,
जो कि जिनमें देशभक्ति की भावना बहुत भरी हुई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती समय में इन्होंने युद्ध में भी लड़ाई किया था। मतलब ऐसे कवि जिन्होंने वार पे लिखा भी और खुद युद्ध में लड़े भी, इसके रूप में इन्हें याद किया जाता है। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 war sonnets of which the soldier is undoubtedly the best and most anthologized। मतलब कि इन्होंने सोनेट लिखा है। सोनेट के बारे में आप जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सोनेट लिखा है। तो इनका रेपुटेशन जो है कुछ सोनेट्स के कारण से है। वार सोनेट इन्होंने लिखा और उसमें द सोल्जर जो है काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी अच्छा सोनेट रहा है। बिना किसी लॉजिक के हम इस बात को कह सकते हैं कि द सोल्जर इनके द्वारा लिखी गई बेस्ट जो है सोनेट है, वार सोनेट। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग को देखा जाए जो चैप्टर से लिया गया है। फॉरेन मीन्स विदेश, कंसील मतलब रहस्य या छुपा हुआ, शेड मतलब छाया, पल्स धड़कन, इटर्नल मीन्स अनंत, साइट मीन्स दृश्य, लाफ्टर मीन्स हंसी, जेंटलनेस मतलब सौम्यता, पीस मीन्स शांति, हेवन स्वर्ग, एंड लास्ट वर्ड इज रोम। रोम मतलब यहाँ वहाँ भटकना बिना किसी उद्देश्य के। एक बार और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। चलिए अब हम कविता पे आते हैं। एक छोटी सी कविता है लेकिन इंपॉर्टेंट कविता है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले इसका थोड़ा थीम समझते हैं कि कवि अगर कहीं पे मर जाते हैं युद्ध के दौरान, मतलब कि जब एक कवि मतलब कोई भी सोल्जर, कवि भी एक सोल्जर है, मतलब एक सैनिक जब युद्ध पे जाता है तो युद्ध पर उसकी मृत्यु हो सकती है, इसकी संभावना होती है, और युद्ध पे सैनिक मर सकता है। तो उसके बाद जो उसमें देशभक्ति की भावना है उसे वो किस तरह से सोचता है। एक सोल्जर जब कहीं मर जाता है तो वो जगह जहां वो मरता है वो उसके देश के नाम हो जाता है। इसी बात पे इस कविता को लिखा गया है। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं कहीं मर जाऊं तो मेरे बारे में केवल इतना सोचना, दैट देर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। निश्चित रूप से इनकी मृत्यु अगर होती है किसी सोल्जर की तो विदेश में ही होगी, वर्ल्ड वार है तो विदेश में लड़ रहे हैं सब। तो जहां पर भी इनकी मृत्यु होती है, जिस फॉरेन फील्ड में, विदेशी धरती पे, वहां उस धरती का कुछ कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड की मातृभूमि है और उसके प्रति इनका जो है ये स्नेह है। ये कहते हैं कि इनकी अगर कहीं पे मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान तो विदेशी धरती का वो जो कोना है, एक छोटा सा हिस्सा है, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। That shall be in that rich earth a richer dust concealed। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ के रिच सॉइल में, वहाँ के धरती में एक जो है डस्ट छुपा हुआ होगा, दफन होगा। तो यहाँ पे डस्ट का मतलब जो है वो एक सोल्जर के बॉडी को बता रहे हैं, किसी भी एक सोल्जर के बॉडी से। तो कोई सोल्जर अगर मर जाता है तो उसके शरीर जो है उसे दफन कर दिया जाएगा और वहाँ की मिट्टी में उसका शरीर मिल जाएगा। इस तरह से वो मिट्टी, वो धरती का हिस्सा इनके देश का हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो जो डस्ट है ना, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, क्योंकि उस डस्ट को, उस व्यक्ति को इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप एंड मेड अवेयर, उसे पाला, पोसा और बड़ा किया। गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर वे टू रोम, उसे टहलना सिखाया, उसे चलना सिखाया, जहाँ के गलियों में उस सोल्जर ने घूमा और जिस धरती ने उसे प्यार करना सिखाया। तो उसका पूरा शरीर जो है उस धरती का रोम रोम से बना हुआ है और इसी कारण से उसे लगता है कि उसकी मृत्यु कहीं पे होती है तो ज़मीन उसके देश का हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि उसका शरीर इंग्लैंड का होगा। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वहीं की मिट्टी से बना है, उसने पूरा सांस लिया अंग्रेजी हवा में, अपने मातृभूमि की हवा में। वास्ट बाय रिवर, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, मतलब उसके नदियों ने उसे पैर को पखारा, जहाँ पे उसने नहाया, जिसने उसे धोया वो नदी भी इंग्लैंड का था, वो मिट्टी इंग्लैंड का था, वो हवा इंग्लैंड का, और वहाँ का जो है सूरज जो वहाँ चमक रहा वो भी उसके अपने मातृभूमि का है। इसलिए उसका पूरा शरीर जो है इंग्लैंड का ही बना हुआ है
और इसीलिए उसे लगता है कि नो डाउट उसका शरीर जो है जहाँ भी मरेगा वो हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा। एंड थिंक, और सोचो, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, अ पल्स इन एटर्नल माइंड नो लेस, गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। मतलब कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो भी बुरी बातें थी उसके हृदय से वो सब गायब हो जाएगा, मतलब बुराइयां हट जाएंगी। और ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब वह परम यात्रा पे जो जाएगा या जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ वो उस थॉट को पसारेगा, उसी सोच को बिखेरेगा, उसी सोच के साथ जाएगा जो सोच, जो विचार, जो इमोशन उसे इंग्लैंड ने दिया है। मतलब मरने के बाद भी वो इंग्लैंड का ही होगा। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम हैप्पी एज हर डे। तो उसने जो भी दृश्य देखे, उसकी जो दृश्य है उसके मातृभूमि की, उस वहाँ की जो आवाज़ें हैं वही उसके स्वप्न में भी आएगा। वहाँ उसके दिन, वहाँ के जो दिन हुआ करते थे वही उसके स्वप्न, उसके ख्यालों में आएगा, मतलब मरने के बाद भी। तो ये जो है सो उसके ख्यालों में इंग्लैंड ही रहेगा हमेशा, ऐसा कवि को लगता है। और एंड लाफ्टर, वो हंसी जो इंग्लैंड में सीखा था, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से सीखा था। एंड जेंटलनेस, और वो सज्जनता, वो नेकी जो उसमें अपने देश में सीखी थी, वो तमाम चीज़ें इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और वो जो स्वर्ग होगा वो भी एक ऐसा स्वर्ग का ये निर्माण करेगा जहाँ पे इसका विचार, इसका सोच, इसका स्वप्न, इसका दृश्य, इसकी हंसी, सब कुछ जो है, इसकी नेकी, इसका व्यवहार, ये सब कुछ इंग्लैंड का ही दिया हुआ होगा। और इसीलिए उसे लगता है कि वो स्वर्ग जो है इसकी मातृभूमि जैसा ही होगा। तो एक बेहतरीन देशभक्ति कविता है जिसे मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें जो भी है उसे आप नोट कीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप स्टे ट्यून्ड रहें, आप जुड़े रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वेरी वेरी थैंक यू।